Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो, मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ यहाँ आपको। तो देखो, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ जो इन्वायरमेंट का ओल्ड पेपर के रिलेटेड कि जो 2008 में जून और दिसंबर दोनों शिफ्टों में जो जेआरएफ का पेपर हुआ था उसमें इन्वायरमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो जो जून 2008 और दिसंबर 2008 इन दोनों में जो जेआरएफ का पेपर हुआ था और उसमें जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों का हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पेपर है जो आपको सामने बिल्कुल दिख रहा है और बहुत प्यारा सा सेक्सी सा क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो ना। और यदि आप कॉफ़ी और पेन लेके बैठे हो बढ़िया की तरह, कोई बढ़िया हो तो प्लीज़ चिढ़ना मत। ऐसा काम मोस्टली क्या होता है कि उधार लिखने का काम ज़्यादातर इनका ही होता है। तो उधारी नहीं करनी है, पढ़ाई के साथ तो स्पेशली उधारी मत करो, जो है उसको तुरंत रंबाद ख़त्म करो। ठीक है, तो भाई लोगों, बहुत सा टाइम आपका वेस्ट कर दिया मैं वैसे लेक्चर देने में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरा नहीं है, आपका वीडियो है। मेरा तो बोल दिया, बाकी वीडियो ये आपका ही है। अब आपको अपने खुद के वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी जो क्लास थी आज की उसको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 45वां। इससे पहले मैं टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ, 44 क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन है चट्टानों का रासायनिक अपक्षयन निर्भर करता है। चट्टानों का रासायनिक अपक्षयन निर्भर करता है उच्च तापमान पर, तेज हवाओं के प्रभाव पर, भारी वर्षा पर और हिमाच्छादन पर। कि जो रासायनिक अपक्षयन है वो किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखो, जो रासायनिक अपक्षयन होता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर, भारी वर्षा पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, भारी वर्षा पर ज़्यादा निर्भर करता है। देखो, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। जो अपक्षय होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक भौतिक अपक्षय होता है, एक रासायनिक अपक्षय होता है और एक जैविक अपक्षय होता है। ठीक है, अपक्षय टोटल 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार भौतिक अपक्षय के बारे में कि भौतिक अपक्षय क्या होता है। देखो, यह तापमान में परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण बल, विस्तारण बल द्वारा प्रभावित होता है। जो भौतिक अपक्षय है ये तापमान में परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण बल, विस्तारण बल आदि के द्वारा प्रभावित होता है। उसके बाद बिल्कुल हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं रासायनिक अपक्षय। इस जल का सार्वजनिक योगदान होता है। जो रासायनिक अपक्षय होता है इसमें जल का सर्वाधिक योगदान होता है। किसका सर्वाधिक योगदान होता है? जल का सर्वाधिक योगदान होता है। और इसमें विलयन है, कार्बोनेशन है, जलयोजन है जिसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन, ऑक्सीकरण है और न्यूनीकरण है। चट्टानों के अपघटन का कार्य करता है। देखो, रासायनिक अपक्षय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? जल होता है। और इसमें विलयन है, कार्बोनेशन है, जलयोजन है, ऑक्सीकरण है और न्यूनीकरण, ये तीनों के तीनों इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में क्या होता है? इसमें जीवों की वृद्धि या संचलन द्वारा अपक्षय होता है। जो जैविक अपक्षय होता है जो जीवों की वृद्धि या संचलन द्वारा होने वाला अपक्षय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मिलान करना है, 46वां क्वेश्चन है, जून 2008 के पेपर में आया था।
हमें यहाँ पर आपस में मिलान करना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। ठीक है, देखो यहाँ से आपके दो काम हो रहे हैं, आपके एक तो क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, दूसरा आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, एक कहावत बोले जाए तो एक तीर दो निशाने। आपके पिछले साल के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं और आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं आपको। तो देखो इसको हम मिलाते हैं एक बार, आपने मिला लिया होगा, एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, उससे क्या होता है आप रिवीजन करो। ये एक मात्र ऐसा एग्जाम है जहां पर आप तुक्का मार के भी पास हो सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको हम मिलाते हैं। वनावरण, देखो वातावरण से क्या होता है, निष्क्रिय गैसों का संबंध होता है। जैव वातावरण से किसका होता है, पदार्थों का संबंध, साव्य पदार्थ और स्केलेटन पदार्थों का संबंध होता है। इसके अलावा जो आर्द्रता वातावरण है, हाइड्रोस्फीयर है, इसका संबंध लवण, ताजा पानी और बर्फ से होता है। और लिथोस्फीयर का संबंध लाइट सिलिकेट से होता है। वातावरण का संबंध निष्क्रिय गैसों से होता है। जैव वातावरण का संबंध साव्य पदार्थ और स्केलेटन से होता है। आर्द्रता वातावरण या हाइड्रोस्फीयर का संबंध लवण, ताजा पानी और बर्फ से होता है। और लिथोस्फीयर का संबंध लाइट सिलिकेट से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिख रहा है बिल्कुल। यदि जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र लॉजिस्टिक कर्व का अनुसरण करती है तो अधिकतम धारणीय प्राप्ति। यदि जनसंख्या की वृद्धि एक लॉजिस्टिक कर्व या तार्किक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम धारणीय प्राप्ति होगी। ऑप्शन ए है वहन की क्षमता के आधी होगी। ऑप्शन बी है वहन की क्षमता के बराबर होगी। ऑप्शन सी है जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करेगी। और ऑप्शन डी है आरंभिक जनसंख्या पर निर्भर करेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसका सही आंसर बताओ। तो भाई लोगों क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो मैं समझा देता हूँ आपको। लॉजिस्टिक वक्र रेखा सिद्धांत, लॉजिस्टिक वक्र रेखा सिद्धांत एक अमेरिकन जीवशास्त्री था जिसका नाम था रेमोंड पर्ल। क्या था, रेमोंड पर्ल नाम का एक अमेरिकन जीवशास्त्री था जिसने लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि जनसंख्या सदैव तीव्र गति से नहीं बढ़ती है। इन्होंने क्या बताया कि जो जनसंख्या है वो सदा तीव्र गति से नहीं बढ़ती है। इनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि एस अक्षर का अनुसरण करती है। रेमोंड पर्ल महोदय के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि है वो एस अक्षर का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है, एस अक्षर का अनुसरण करती है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या प्रारंभ में धीमी गति से, फिर तीव्र गति से, फिर धीमी गति से बढ़ती है। देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ, एक बार समझाने की कोशिश करूंगा वैसे। और देखो एस वक्र क्या होता है, एस इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से एस बनता है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। यहाँ तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है और ये यहाँ तक, इन दोनों के बीच में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। फिर इसके बाद वापस जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है ना। एस बना के देखो, इस एस में यहाँ से लेकर यहाँ तक जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जनसंख्या फिर से धीमी गति से बढ़ रही है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर कि नीचे लिखी इकाइयों में से आवाज़ की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है। डेसिबल, हर्ट्ज, फॉन या वोट पर मीटर स्क्वायर। आप बताओ कि नीचे लिखी इकाइयों में से आवाज़ की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है। तो भाई लोगों, आवाज़ की उच्चता या ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, जिसको DB के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा, DB के द्वारा लिखा जाता है। देखो डेसिबल, डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। किसका, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। यह एक लघुगणकी या लोगरिथम प्रकृति का है। जो डेसिबल होता है वो एक लघुगणकी या लोगरिथम प्रकृति का होता है। डेसिबल के खोज करता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, इन्होंने डेसिबल की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कान नीचे लिखे रेंज में किसमें सबसे अधिक संवेदनशील है? कि जो मनुष्य का कान है वो नीचे लिखी हुई रेंज में किसमें सबसे अधिक संवेदनशील है? 1 से 2 किलोहर्ट्ज, 15 से 20 किलोहर्ट्ज, 20 से 25 किलोहर्ट्ज और 13 से 16 किलोहर्ट्ज। देखो इसमें जो है 3 ऑप्शन है, बी, सी और ए और डी। एक बार मैं क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगा आपसे कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। फिर उसके बाद में बताऊँगा जो बात अभी बताना चाह रहा था। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 13 से 16 किलो हर्ट्ज। अब मैं बताना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बहुत ही अजीब तरीके से पूछा हुआ था। उसमें 100, 200, 500 ऐसी बात की गई थी, जहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली अनुमान लगा सकते थे कि 13 से 16 आएगा, क्योंकि 1 से 2 में भी हम नहीं सुन सकते, 100 से 500 के बीच में भी नहीं सुन सकते, 200 से 300 के बीच में भी नहीं सुन सकते। इसलिए मैंने इसके ऑप्शन बिल्कुल डिफिकल्ट तरीके से बहुत ही प्यारे से सेट किए थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो मेरा 5वां और 16वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इससे पहले 2 बार रिपीट हो चुका है। 5वां क्वेश्चन भी यही था, 16वां क्वेश्चन भी यही था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है, बताओ। स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है, दिसंबर 2008 का पेपर है जिसमें ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। तो भाई लोगों, -4 डिग्री सेल्सियस पर, कितना? -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो स्वच्छ जल होता है वो अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। स्वच्छ जल का अधिकतम घनत्व -3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो स्वच्छ जल होता है उसका अधिकतम घनत्व -3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, वर्षा का जल का शुद्धतम रूप है। जो वर्षा का जल है वो जल का सबसे शुद्धतम रूप है। जल के उच्च क्वथनांक का क्या कारण है? हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधों की वजह से जल के उच्च क्वथनांक होता है। जल का उच्च क्वथनांक किस कारण से होता है? हाइड्रोजन आबंधों के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51वां, कि विश्व में सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? विश्व में सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में भी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन बी है शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन सी है मानसून प्रदेश और ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहाँ पर आपको इसका आंसर दिख चुका है, तो आप बताओ, पर कारण भी दिख चुका है। चलो मैं इसको ऐसे कैसे पढ़ के दिखा देता हूँ। देखो, विश्व के सबसे जो बड़े वृक्ष हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जिसको हम विषुवत रेखीय क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। अब विश्व के सबसे बड़े वृक्ष भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जा रहे हैं, क्यों? क्या कारण है भाई लोगों? इसका कारण है वर्ष भर वर्षा तथा आर्द्र जलवायु के कारण सदाबहार एवं लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जहाँ पर लंबे वृक्ष पाए जाने का सबसे बड़ा कारण है वर्ष भर वर्षा और उच्च तापमान। वर्ष भर वर्षा और उच्च तापमान या आर्द्र जलवायु। अधिक बरसात होती है उसको हम आर्द्र जलवायु बोलते हैं, कम बरसात होती है उसको हम शुष्क जलवायु बोलते हैं। तो अधिक बरसात होती है तो वहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, साथ ही साथ भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हाई टेम्परेचर भी पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ है रेडवुड, जो कि नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में। दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ रेडवुड जो नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्र, ऑप्शन बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है भूकंपलेखी और ऑप्शन डी है उभरना या बढ़ना। देखो, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक बनता है लाइक बना दो। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी समस्या हो आपको कमेंट करके बताओ मेरे को। इन सभी की आप PDF लेना चाहते हो, मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ
इसके अलावा मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व करवा चुका हूँ 300 के आसपास, बिल्कुल ऐसे ही डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप चाहो तो उनकी एक साथ PDF ले लो, आप चाहो तो उनको वीडियोस देख लो, एज यू विश, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और PDF लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7891350470, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भूकंप से संबंधित कुछ शब्द हैं जिनसे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्मिक फोकस। सिस्मिक फोकस, यहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं एवं इस स्थान से भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है। सिस्मिक फोकस क्या होता है? सिस्मिक फोकस से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं एवं इस स्थान से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसको हम फोकस बोलते हैं, और जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। आइसोसिस्मल, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं होमोसिस्मल। एक समान समय पर भूकंप अनुभव किए जाने वाले या एक समान समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। एक समान समय पर भूकंप अनुभव किए जाने वाले या एक समान समय पर भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्मोलॉजी। जो भूकंप का अध्ययन होता है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाला यंत्र। जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। उसके बाद है रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल। ये दो स्केल है, एक रिएक्टर स्केल है, एक मर्केली स्केल है। इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल के द्वारा भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। और ये है इसकी आंसर की। इस आंसर की को पढ़ने के लिए आपको या तो खुद को उल्टा होना पड़ेगा, मतलब आपको पाँव ऊपर और सिर नीचे करना होगा, या फिर आपको अपना फोन चेंज करना होगा, उल्टा करना होगा। लेकिन सिस्टम क्या है, आप फ़ोन को उल्टा करोगे फिर वो वापस उल्टा हो जाएगा। तो आप फ़ोन को उल्टा करके तो इस आंसर की को पढ़ नहीं सकते। आप इस आंसर की को एक ही तरीके से पढ़ सकते हो, पाँव को ऊपर करो, सिर को नीचे करो, फिर पढ़ो, ठीक है। और ये PDF लेने के लिए मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है JRF के लिए। फर्स्ट पेपर में 75% मार्क्स दिलाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, PDF ले सकते हो, और मैं आपको ये सारा कंटेंट पढ़ाऊँगा जो मैं पढ़ा भी चुका हूँ। इन्वायरमेंट के 400 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 470 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 390 क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड के 400 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन के 300 क्वेश्चन, हाई एजुकेशन के 350 क्वेश्चन, रीजनिंग के 1000 प्लस क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 500 प्लस क्वेश्चन और DI के 100 प्लस क्वेश्चन। इसके अलावा 2004 से लेकर दिसंबर 2000 तक के सारे ओल्ड पेपर, जिसमें जून 2019 और दिसंबर 2019 के 30 पेपर शामिल हैं, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वाला वीडियो देखना है मेरा। इसके अलावा आपको मेरे पीछे वाले वीडियोज भी देखना है, ठीक है। और तैयारी को बिल्कुल सेटिंग से रखो, लॉकडाउन में ढीले मत पड़ो, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। 2 मिनट का वेट करो।